कहानी की शुरुआत एक बास्केटबॉल मैच से होती है, जिसके बाद हम हमारे मेल लीड फू सियू को देखते हैं, जो जाकर हमारी फीमेल लीड स्या जिक्यांग को किस करता है। और तभी अचानक जोर से आवाज़ आती है, जिस वजह से स्या जिक्यांग की नींद खुल जाती है। स्या जिक्यांग उठकर खुद को याद दिलाने लगती है कि इस बात को 3 साल हो गए हैं, फिर भी उसे यह भूल क्यों नहीं पा रही। थोड़ी देर में वहाँ स्या जिक्यांग की दोस्त मिमी आ जाती हैं। मिमी उसे नींद से उठाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हें आज मेरे साथ बाहर चलना होगा। स्या जिक्यांग जब उसे वजह पूछती है तो वह बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त को भी साथ में लेकर आ रहा है, इसलिए उसे भी चलना चाहिए। यह सुनकर पहले तो स्या जिक्यांग उसे मना कर देती है, लेकिन जब मिमी की नज़र स्या जिक्यांग की पर्सनल डायरी पर पड़ती है और मिमी उस डायरी को पढ़ने के लिए उठने वाली होती है, तो स्या जिक्यांग उसका ध्यान हटाने के लिए उससे साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम स्या जिक्यांग और मिमी को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पहले से ही मिमी का बॉयफ्रेंड गाओ यूयांग होता है। गाओ यूयांग के साथ उसका रूममेट फू सियू भी आता है। गाओ यूयांग पहले उन लोगों से बात करता है और वे लोग कुछ देर मस्ती करते हैं। फिर फू सियू उन लोगों से इंट्रोडक्शन करने लगता है। जैसे ही स्या जिक्यांग फू सियू को देखती है, वह उसे पहचान जाती है और उसे याद आता है कि फू सियू उसका स्कूल वाला क्रश है। असल में यह वही लड़का था जिसके साथ स्या जिक्यांग सपने में शादी कर रही थी। स्या जिक्यांग मन में सोचती है, शायद फू सियू मुझे भूल चुका है और उसे मैं याद नहीं हूँ। बेहतर होगा अगर मैं उसे याद दिला दूँ। फिर वे लोग कुछ देर बैठते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद वे लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। मिमी स्या जिक्यांग को कहती है, क्यों ना तुम भी फू सियू को अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड करते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग ड्रिंकिंग गेम्स खेलते हैं और फिर ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद स्या जिक्यांग वॉशरूम जाने के लिए उठती है और वॉशरूम से आते वक्त वह गलती से फू सियू से टकरा जाती है। फू सियू उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। स्या जिक्यांग उसे बताती है, हम लोग एक ही क्लास में थे। फू सियू उसे पहचान लेता है और कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा देखा हुआ लग रहा था। वे सब साथ में रात का आनंद लेते हैं और बहुत सारी ड्रिंक्स करते हैं। इसके बाद गाओ यूयांग स्या जिक्यांग और मिमी को बताता है कि फू सियू की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही पागल है। वह बार बार उसे परेशान करती रहती है और मैसेज करती रहती है। साथ ही गाओ यूयांग यह भी बताता है कि फू सियू का एक नियम है और वह यह है कि वह 1 महीने से ज़्यादा किसी लड़की को डेट नहीं करता। यह सुनकर मिमी को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, यह गलत बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वह स्या जिक्यांग से कहती है, तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए और फू सियू जैसा लड़का तो बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम स्या जिक्यांग को कॉफ़ी शॉप में काम करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ फू सियू आ जाता है। फू सियू को देखकर स्या जिक्यांग हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद फू सियू अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर देता है और उस कॉफ़ी को पीते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से फू सियू की एक्स गर्लफ्रेंड टियन आ जाती है। टियन फू सियू को देखकर उस पर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उससे लड़ाई करने लगती है। इसके बाद फू सियू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह टियन को छोड़ देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा डेट नहीं करूँगा। तुमने इसके लिए हाँ किया था, तो अब यह सब तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। यह सुनकर टियन को और भी गुस्सा आता है और वह फू सियू के हाथ से कॉफ़ी का ग्लास लेकर फेंक देती है। लेकिन फू सियू साइड में हो जाता है, जिस वजह से वो कॉफ़ी स्या जिक्यांग के ऊपर गिर जाती है। फू सियू को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो टियन से कहता है, तुम्हें स्या जिक्यांग से माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद टियन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्या जिक्यांग से माफ़ी मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद फू सियू उस कैफ़े में ही बैठ जाता है और स्या जिक्यांग को कहता है, जब तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे कपड़े ख़राब हुए हैं। अगले सीन में हम फू सियू और स्या जिक्यांग को साथ में देखते हैं, जहां फू सियू स्या जिक्यांग को एक बहुत ही महंगी कपड़ों की दुकान में ले जाता है। स्या जिक्यांग उसे बताती है, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती। लेकिन फू सियू कहता है, तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से ही गंदे हुए थे और इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े दिलवा रहा हूँ, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है।
फूसियू के कहने पर दुकान की वर्कर कुछ ड्रेस सिया जिक्यांग को निकाल कर देती है। सिया जिक्यांग जब उन ड्रेस को ट्राई करती है और उसे एक पसंद आ जाती है तो फूसियू उसे वो ड्रेस दिला देता है। घर जाते वक्त सिया जिक्यांग फूसियू के बारे में सोच रही होती है। घर पहुंचने के बाद उसकी रूममेट मिमी गिफ्ट देखकर हैरान रह जाती है। मिमी कहती है, तुम इतनी महंगी दुकान से शॉपिंग करके आई हो? तब सिया जिक्यांग उसे बताती है, असल में फूसियू ने मुझे यह ड्रेस दिलाई है क्योंकि फूसियू की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। मिमी सिया जिक्यांग को बताती है, यह ड्रेस कितनी महंगी है और यह कंपनी कितनी महंगी है। असल में फूसियू एक बहुत ही अमीर लड़का है और वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। साथ ही वह बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। रात को फिर से मिमी सिया जिक्यांग से कहती है, हम लोग घूमने जाएंगे, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। जब सिया जिक्यांग मना करती है तो वह कहती है, साथ में फूसियू भी आने वाला है और तुम्हारा और फूसियू की कंपनी हो जाएगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम पाऊंगी। जैसे ही सिया जिक्यांग फूसियू का नाम सुनती है वो हाँ कर देती है। साथ ही सिया जिक्यांग जो कभी मेकअप नहीं करती थी वो आज अपने दोस्त मिमी से कहती है, क्या तुम कल मेरा मेकअप करोगी? जिसके बाद मिमी हाँ कर देती है। अगले दिन हम सिया जिक्यांग और मिमी को देखते हैं जहां वो दोनों बहुत प्यारे तरीके से तैयार होती हैं। वो लोग एक अम्यूज़मेंट पार्क में मिलते हैं। गाओ युयांग सिया जिक्यांग और मिमी दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर में वहां फूसियू भी आ जाता है। फूसियू सिया जिक्यांग से कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसके बाद वो सब रोलर कोस्टर की राइड पर जाते हैं। रोलर कोस्टर की राइड के बाद गाओ युयांग की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और वो उल्टी करने लगता है। वो लोग पूरा दिन उस अम्यूज़मेंट पार्क में एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और फिर वहाँ से गाओ युयांग और मिमी अकेले कहीं चले जाते हैं। सिया जिक्यांग जब मिमी को ढूंढने जाती है तो अचानक से उसे मिमी और गाओ युयांग एक दूसरे को किस करते हुए दिख जाते हैं। वो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर पीछे हटने लगती है और तभी फूसियू आकर उसे पकड़ लेता है। मिमी और गाओ युयांग के वहाँ से जाने के बाद सिया जिक्यांग फूसियू को एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए थैंक यू की बाद में लाई हूँ। तुमने कल मुझे ड्रेस दिलाई थी तो मैं बदले में तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। फूसियू जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। फूसियू उस ब्रेसलेट को पहनकर कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद वो लोग फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम फूसियू को देखते हैं। फूसियू जब घर पर जाता है तो उसका दोस्त पहले से ही वहाँ होता है। फूसियू उसे देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस पर उसका दोस्त बताता है, मैंने घर पर अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर ली थी और इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। उसके बाद वो लोग बैठकर बातें करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। तभी फूसियू का दोस्त उससे बताता है, तुम्हारी फ़ोटो एक लड़की के साथ कॉलेज के पेज पर डली हुई है और सब कॉलेज के बच्चे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर फूसियू को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और वो अपने दोस्त का फ़ोन लेकर वो फ़ोटो देखने लगता है। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने ये फ़ोटो हटाने के लिए किसी को बोला है? उस पर उसका दोस्त कहता है, मैं अभी बोल देता हूँ। फिर वो लोग बातें करते हैं जहाँ उसका दोस्त उससे चिढ़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम सच में किसी लड़की से प्यार करने लगे हो? तभी फूसियू के दोस्त की नज़र फूसियू के हाथ पर बैंगल पर पड़ती है। वो फूसियू को फिर से चिढ़ाने लगता है और कहता है, यह बड़ा ही क्यूट ब्रेसलेट है, क्या यह तुम्हें उस लड़की ने दिया है? दोनों इस तरह बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब सिया जिक्यांग मार्केट में होती है तो अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है, जिस वजह से सिया जिक्यांग भागकर जाने लगती है और अचानक से फूसियू से टकरा जाती है। फूसियू सिया जिक्यांग को ऐसे देखकर अपनी जैकेट उतार देता है और उसके सिर पर रखकर उसे छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन जब सिया जिक्यांग कॉलेज जाती है तो कॉलेज में एक लड़का उसे परेशान करने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। सिया जिक्यांग जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसे एक फ्लैशबैक आने लगता है जहां वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था और सिया जिक्यांग जैसे तैसे वहां से बचकर भाग जाती है। थोड़ी देर में कॉलेज का ब्रेक होता है जिससे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होने लगते हैं और वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सिया जिक्यांग को एक क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं जहां वो अपना फ़ोन चला रही होती है। थोड़ी देर में उसके पास फूसियू का मैसेज आता है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सिया जिक्यांग को पता लगता है कि फूसियू की तबीयत बहुत ही ख़राब है
और उसके पास दवाइयाँ भी नहीं हैं, जिस वजह से शा जिक्यांग परेशान हो जाती है और दवाई लेकर उसके घर जाती है। जब फू सियू उठकर सिगरेट पीने लगता है तो शा जिक्यांग उसके मुंह से सिगरेट छीन लेती है और कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। फिर जब वो फू सियू की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि फू सियू को उस पर गुस्सा आ गया है, इसीलिए वो माफ़ी मांगती है और फू सियू को वापस सिगरेट देने लगती है। शा जिक्यांग फू सियू को कहती है, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। फू सियू की रिपोर्ट्स लेकर शा जिक्यांग फू सियू के हॉस्पिटल रूम की तरफ जाती है और तभी उसे फू सियू की ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम के गेट तक पहुंचती है, फू सियू गुस्से में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और अपना फ़ोन फेंक देता है। ये देखकर शा जिक्यांग को समझ नहीं आता और फू सियू के हाथ में चोट देखकर उसे बुरा लगता है। उस पर दबाव डालकर फिर उसे हालात करते हुए शांत करती हैं। अगले दिन जब शा जिक्यांग कॉलेज जाती है तो फू सियू पहले से ही क्लास में होता है। फू सियू शा जिक्यांग को तियन रुककर अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। शा जिक्यांग उसे अपनी नोटबुक देते हुए कहती हैं, इसमें कल के नोट्स हैं, तुम कल क्लास नहीं आए थे तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। फिर फू सियू शा जिक्यांग को एक फ़ोटो दिखाने लगता है जो उसने कुछ दिन पहले शा जिक्यांग की जाते वक्त क्लिक की थी। शा जिक्यांग जब फू सियू से फ़ोन छीनने लगती है तो टीचर उन दोनों को ये करते हुए देख लेते हैं और फिर गुस्सा होने लगते हैं। टीचर गुस्से में फू सियू से एक सवाल पूछते हैं, लेकिन फू सियू उसे सही सही जवाब दे देता है। इस वजह से टीचर कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिर से वो लड़का शा जिक्यांग के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फू सियू आकर उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को कॉफ़ी शॉप में काम करते हुए देखते हैं और तभी एक डिलीवरी वाला लड़का आता है। शा जिक्यांग उसे डिलीवरी के लिए कॉफ़ी देती है। उसके पैकेट में एक कॉफ़ी और रोज़ भी होता है। उसके बाद शा जिक्यांग वापस अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ोन में एक न्यूज़ देखती है जिसमें फू सियू की फ़ोटो एक लड़की के साथ होती है और हर जगह न्यूज़ पर लिखा होता है कि फू सियू की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है। वो भी एक अमीर परिवार को बिलोंग करती है और फू सियू और उसके अफेयर के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। शा जिक्यांग देखकर उदास हो जाती हैं और सोचती हैं कि फू सियू ने उस लड़की के लिए वो कॉफ़ी ऑर्डर की होगी। ये सोचकर शा जिक्यांग बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन जब शा जिक्यांग कॉलेज जाती है और फू सियू उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है तो वो फू सियू के पास नहीं बैठती बल्कि कहीं और बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फू सियू की गर्लफ्रेंड है और वो फू सियू से दूर रहने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में कुछ लड़कियां फू सियू के करीब जाने के लिए उससे व्हाट्सएप नंबर मांगती हैं, लेकिन फू सियू उन्हें चिल्लाकर वहां से भगा देती है। बार बार जब कुछ लड़कियां उससे नंबर मांगने आती हैं तो फू सियू को गुस्सा आ जाता है। फू सियू उनमें से एक लड़की को चिल्लाकर कह देती है, जिस वजह से वो लड़कियां लगती हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब शा जिक्यांग फिर से कॉफ़ी शॉप में काम करने जाती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ कॉफ़ी लेने आती हैं। उनमें एक लड़की वही होती है जिसके साथ फू सियू का फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। शा जिक्यांग उस लड़की को देखकर उदास होने लगती है और तभी वो लड़कियाँ फू सियू के बारे में बात करने लगती हैं। वो लड़की मान को कहती है, फू सियू तुमसे सच में प्यार करता है, तभी उसने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर की होगी। शा जिक्यांग ये सब सुनकर और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब शा जिक्यांग अपना कॉफ़ी शॉप बंद करके घर जा रही होती है तो फिर से वो कॉलेज का वही लड़का परेशान करने कॉफ़ी शॉप के बाहर आ जाता है। वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। शा जिक्यांग बहुत ज़्यादा घबराती है और वहाँ से भागने लगती है और तभी सामने फू सियू आ जाता है। फू सियू शा जिक्यांग से पूछता है, तुम मुझे क्लास में इग्नोर क्यों कर रही थी? शा जिक्यांग कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे फू सियू के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लगता है। वो दोनों कुछ देर इस तरह बातें करते हैं। फिर फू सियू शा जिक्यांग को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को देखते हैं। शा जिक्यांग जब अपने रूम में पहुंच जाती है तो उसके पास गाओ यूयांग का फ़ोन आता है। गाओ यूयांग उससे झूठ बोलता है और कहता है कि फू सियू बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है और उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। गाओ यूयांग फू सियू के बारे में झूठ बोलते हुए शा जिक्यांग को क्लब में बुलाता है। शा जिक्यांग ये सुनकर बहुत घबराती है और क्लब में फू सियू के पास जाने लगती है। लेकिन जब शा जिक्यांग गाओ यूयांग के बताए क्लब रूम में घुसने वाली होती है तभी एक लड़का शा जिक्यांग के साथ बदतमीज़ी करने लगता है और उसके पीछे करने लगता है।
स्याजिक्यांग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक दूसरे कमरे में घुस जाती है। स्याजिक्यांग फूसियू को कॉल करके बताती है कि वो मुसीबत में है और एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद फूसियू अपने दोस्तों के साथ भागकर स्याजिक्यांग को बचाने आता है। फूसियू उस लड़के को मारने लगता है और कहता है, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किसने भेजा था। वो लड़का फूसियू को बताता है, मुझे तुम्हारे कॉलेज के एक लड़के ने स्याजिक्यांग को साथ लाने के लिए कहा था। तब हमें पता चलता है कि ये लड़का वही है जो पिछले कुछ टाइम से स्याजिक्यांग को परेशान कर रहा था और उसका नाम ली जांग है। ली जांग स्याजिक्यांग के साथ बहुत बदतमीज़ी करने लगता है और उसके बारे में गलत गलत बातें बोलने लगता है। इसके बाद फूसियू को गुस्सा आ जाता है और फूसियू और ली जांग के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। इस वजह से फूसियू के हाथ पर चोट भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद स्याजिक्यांग और फूसियू वहाँ से जान बचाते हैं और स्याजिक्यांग का ध्यान फूसियू के हाथ पर लगे खून पर पड़ता है। स्याजिक्यांग फूसियू के हाथ में खून देखकर परेशान हो जाती है और उसके हाथ पर दवा लगाने लगती है। उसके बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद फूसियू स्याजिक्यांग से कहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम डरो मत। तभी स्याजिक्यांग के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और स्याजिक्यांग वहाँ से जाने लगती हैं। फूसियू स्याजिक्यांग को कहता है, बहुत रात हो गई है, बेहतर होगा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ और कल सुबह अपने हॉस्टल वापस चली जाना। स्याजिक्यांग जब टाइम देखती है तो उसे लगता है कि फूसियू कोई गलत बात नहीं बोल रहा और इसलिए वो फूसियू के घर उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में हम स्याजिक्यांग को देखते हैं जो फूसियू के घर पर होती है। फूसियू स्याजिक्यांग को गेस्ट रूम का रास्ता दिखाता है और बताता है, तुम यहाँ रुक सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। स्याजिक्यांग कुछ देर अपने दोस्त के साथ चैट करती है और थोड़ी ही देर बाद फूसियू 2 बेडशीट लेकर आता है। फूसियू स्याजिक्यांग से पूछता है, तुम कौन सी कलर की बेडशीट पर सोना चाहोगी? स्याजिक्यांग रैंडमली एक कलर बताती है और फूसियू उसे बेडशीट बिछा देता है। फूसियू और स्याजिक्यांग इस तरह कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले सुबह स्याजिक्यांग अपने भाई चंग मिंगसुई से मिलने जाती है। चंग मिंगसुई को देखकर स्याजिक्यांग बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। स्याजिक्यांग एक कन्वीनियंस स्टोर में अपने भाई के लिए कुछ सामान लेने जाती है। तभी वो वहाँ फूसियू से टकरा जाती है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तब फूसियू उससे पूछता है, दुकान के बाहर जो लड़का खड़ा है वो कौन है? स्याजिक्यांग बताती है, वो मेरा भाई चंग मिंगसुई है और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फिर चंग मिंगसुई और स्याजिक्यांग की बातें होती हैं, जहाँ चंग मिंगसुई स्याजिक्यांग से पूछता है, तुम जिस लड़के से बात कर रही थी उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? स्याजिक्यांग बताती है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। चंग मिंगसुई बार बार उसे चिढ़ाते हुए कहता है, दूर से देखने में तो कोई और ही लग रहा था, मुझे लगता है वो लड़का तुमसे प्यार करता है। स्याजिक्यांग गुस्से में चिल्ला जाती है और कहती है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चलते हैं। अगले सीन में स्याजिक्यांग अपने रूम में होती है और उसकी रूममेट मिमी उसे कहती है, क्या तुम शाम को मेरे साथ क्लब में चलोगी? तब स्याजिक्यांग की नज़र मिमी के गले पर लगे लव बाइट पर पड़ती है। स्याजिक्यांग पूछती है, तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? क्या तुम्हें कोई एलर्जी हो गई? मिमी कहती है, नहीं, मुझे चोट लग गई थी। स्याजिक्यांग कहती है, ये तो बहुत बड़ी चोट है। तब मिमी उसे बताती है कि असल में ये चोट नहीं, ये लव बाइट है। स्याजिक्यांग मस्ती मजाक करते हुए बात को टाल देती है। मिमी बार बार स्याजिक्यांग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ क्लब चले और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद स्याजिक्यांग मान जाती है। अगले सीन में हम स्याजिक्यांग और मिमी को एक क्लब में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और टाइम एंजॉय करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फूसियू अपने दोस्तों और फैंग के साथ वहां बैठे होते हैं। फैंग जानबूझकर फूसियू के पास बैठ जाती है क्योंकि वो फूसियू की दोस्त है और वो जानबूझकर फूसियू की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही होती है। कुछ देर बाद फूसियू और उसके दोस्तों ने ट्रुथ एंड डेयर खेलना शुरू किया और फूसियू का टर्न आता है। फूसियू डेयर चुनता है जिसमें उसका एक दोस्त कहता है, तुम्हें अपनी सबसे करीबी लड़की को किस करना होगा। ये सुनकर फैंग फूसियू के पास आने लगती है, लेकिन फूसियू कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता वरना मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर सभी दोस्तों का हैरान रह जाना। थोड़ी देर बाद हम स्याजिक्यांग को देखते हैं जिसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं, जिस वजह से स्याजिक्यांग इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी ही देर में फूसियू वहाँ आ जाता है।
फूसियू शाजिक्यांग को नशे की हालत में देखकर उसे टेरेस पर ले जाता है ताकि वो थोड़ी हवा खाकर अपना नशा उतार सके। फूसियू उससे पूछता है, तुमने इतना सारा ड्रिंक क्यों की? शाजिक्यांग जब कहती है, मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया। इसके बाद फूसियू फांग को वहाँ आते देख लेता है और शाजिक्यांग को अपने पास खींच लेता है। फूसियू फांग को वहाँ से भगाने के लिए कहता है, मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। फिर फूसियू शाजिक्यांग को बताता है, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ या डेयर खेल रहा था और मुझे डेयर मिला कि इस लड़की को किस करना जो मेरी बहुत करीबी है। तुम्हें क्या लगता है, मैं डेयर हार जाऊँगा या तुम्हें किस कर दूँ? ये सुनकर शाजिक्यांग बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फूसियू उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। थोड़ी देर बाद हम फिर से शाजिक्यांग को देखते हैं जो मिमी के साथ बैठ जाती है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फूसियू अपने दोस्तों के पास वापस जाकर बैठता है और अपने सोशल मीडिया पर शाजिक्यांग की एक पुरानी फ़ोटो डाल देता है जिसमें वो टैग करता है गर्लफ्रेंड। इसके बाद ये पोस्ट देखकर फूसियू के दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि फूसियू ने ये कब किया और उसकी गर्लफ्रेंड कब बनी। फिर सभी फूसियू से बार बार सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, ये कब हुआ, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अगले सीन में हम शाजिक्यांग और मिमी को उनके रूम में देखते हैं जहां मिमी शाजिक्यांग से कहती है, तुम्हें पता है फूसियू की गर्लफ्रेंड बन गई हो। ये सुनकर शाजिक्यांग हिचकिचाहट करती है। थोड़ी देर बाद शाजिक्यांग फूसियू को कॉल करके कहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए। फूसियू उसे समझाता है, अच्छा असल में हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारा नाम किसी को नहीं पता और न ही किसी ने तुम्हारा चेहरा उस फोटो में देखा, तो तुम फिक्र मत करो। उसके बाद फूसियू शाजिक्यांग से पूछता है, क्या तुम मेरे परिवार वालों से मिलना चाहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली से मिलो क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगले दिन हम फूसियू और शाजिक्यांग को देखते हैं जहाँ फूसियू शाजिक्यांग को अपने दादा दादी से मिलाने ले जाता है। फूसियू की दादी शाजिक्यांग को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने दादाजी को भी शाजिक्यांग से मिलने के लिए बुलाती हैं। शाजिक्यांग से मिलकर फूसियू के दादाजी और दादी को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फूसियू की दादी शाजिक्यांग को बताती हैं, फूसियू का बचपन बहुत मुश्किल रहा, वो बचपन से ही उदास रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम उससे मिल गई हो। शायद अब उसकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लगेगी। वो लोग कुछ देर इस तरह बातें करते हैं। उसके बाद फूसियू और शाजिक्यांग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम शाजिक्यांग को देखते हैं जो वापस अपने रूम में आती है। मिमी शाजिक्यांग को देखकर हैरान रह जाती है। मिमी शाजिक्यांग को अच्छे से देखकर कहती हैं, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गई थी? क्या तुम मुझे बताने नहीं वाली? मिमी असल में शाजिक्यांग के मजाक उड़ाते हुए कह रही होती हैं, लेकिन शाजिक्यांग को समझ नहीं आता। शाजिक्यांग सच बोलते हुए कहती हैं और कहती हैं, हाँ मैं डेट पर गई थी। इसके बाद मिमी बार बार शाजिक्यांग से उस लड़के का नाम पूछती है, लेकिन शाजिक्यांग उसे नाम नहीं बताती और कहती हैं, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। अगले दिन हम शाजिक्यांग और मिमी को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर बास्केटबॉल का एक मैच चल रहा होता है। मिमी शाजिक्यांग को वहाँ ले जाने की कोशिश करती है क्योंकि मैच में गाओ युयांग भी खेल रहा होता है। बास्केटबॉल गेम खत्म होने के बाद सभी लड़कियां ज़ोर ज़ोर से फूसियू के लिए चीयर करने लगती हैं। मिमी शाजिक्यांग से कहती है, यहाँ पर फूसियू की बहुत सारी लड़कियां फैंस हैं। शाजिक्यांग मन में सोचती है, ये बात सच है क्या? क्या फूसियू मेरे पास आएगा इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद? लेकिन थोड़ी ही देर में फूसियू शाजिक्यांग के पास आकर उससे बात करने लगता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि शाजिक्यांग को भी समझ नहीं आता कि फूसियू सबके सामने उसके पास कैसे आ गया। अगले सीन में जब वो लोग वापस घर चले जाते हैं तो मिमी एक वूलन शॉल बनाने लगती है। उसके बाद शाजिक्यांग उससे पूछती है, क्या तुम मुझे भी यह सिखाना चाहती हो? मैं भी इसके लिए शॉल बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिमी शाजिक्यांग को एक और वुलन साइड दिखाती है और कहती है, तुम उस पर अपना बनाना शुरू कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों साथ में एक वुलन शॉल बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फूसियू अपने दोस्त, जो उसका लॉयर भी होता है, से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त बताता है कि असल में फूसियू के पापा बहुत परेशान हैं क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी प्रेग्नेंट है और उन्हें समझ नहीं आता कि बिल का क्या किया जाए। फूसियू का दोस्त उसे सुझाव देता है कि उसे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी का बिल बनवा लेना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई समस्या न आए।
अगले दिन हम फूसियू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने आता है। शा जिक्यांग जब उसे कॉल करके पूछती है तुम कहाँ हो, तो वो बताता है मैं असल में हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने आया हूँ। वो दोनों कुछ देर इस तरह बातें करते हैं और फिर तय करते हैं कि वो लोग रात को एक दूसरे से मिलेंगे। शा जिक्यांग जब रात को फूसियू से मिलने जाती है तो वो फूसियू के लिए वही शॉल लेकर जाती है जो उसने खुद बनाई थी। फूसियू शॉल को देखकर बहुत खुश होता है। शा जिक्यांग फूसियू को बताती है मिमी एक शॉल बना रही थी तो मैं भी उसके साथ मिलकर तुम्हारे लिए शॉल बनाना शुरू कर गई। फूसियू वो शॉल पहनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर शा जिक्यांग का प्यार से हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कॉलेज में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तब कुछ लड़कियां उससे आकर बातें करने लगती हैं और कहती हैं फूसियू आजकल एक नई लड़की के साथ घूम रहा है, वो तुमसे दुरिया बना रहा है। वो बार बार फूसियू के बारे में बातें करने लगती हैं। तब वहाँ पर शा जिक्यांग भी आ जाती है। शा जिक्यांग को देखकर फांग कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम कहाँ रहती हो? शा जिक्यांग बताती है मैं कॉफ़ी शॉप में काम करती हूँ और तुम अक्सर वहाँ कॉफ़ी पीने आती हो, शायद तुमने मुझे वहाँ देखा होगा। इसके बाद फैंग शा जिक्यांग को वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम मिमी और शा जिक्यांग को देखते हैं जो साथ में कॉलेज जा रही होती हैं, जहाँ पर एक कैलीग्राफी कंपटीशन होती है और शा जिक्यांग ने भी उस कंपटीशन में भाग लिया होता है। शा जिक्यांग अपना परफॉर्मेंस देकर जब वहाँ से जाने लगती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए क्लैप करते हैं और मिमी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। कंपटीशन के थोड़ी देर बाद शा जिक्यांग वहाँ से फूसियू से मिलने जाती है, जहाँ वो फूसियू के लिए एक गिफ्ट लेकर जाती है। वो दोनों आपस में कुछ देर तक बहुत प्यार से बातें करते हैं और फिर उनके बीच एक बहुत ही रोमांटिक किस हो जाता है। अगले दिन हम कॉलेज में शा जिक्यांग को देखते हैं जो अपने भाई चंग मिंगसू से बातें कर रही होती है। चंग मिंगसू उसके कैलीग्राफी कंपटीशन के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। चंग मिंगसू के दोस्त भी शा जिक्यांग की तारीफ कर रहे होते हैं और कैलीग्राफी कंपटीशन की वजह से बहुत सारे लोग अब शा जिक्यांग को जानने लगे हैं। तभी अचानक से फूसियू आ जाता है और शा जिक्यांग की तारीफ करते हुए कहता है तुम पूरे कॉलेज में बहुत फेमस हो गई हो क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन इतना अच्छा गया था। उनकी बातों के दौरान शा जिक्यांग को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कुछ दिन के लिए रूम से शिफ्ट होना होगा और अपना रूम खाली करना होगा। शा जिक्यांग यह मैसेज देखकर परेशान हो जाती है और इसके बारे में फूसियू को बताती है। फूसियू उसे समझाता है कि वो कुछ दिन उसके घर पर रह सकती है। शाम को जब शा जिक्यांग फूसियू के घर जाती है तब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक बहुत ही रोमांटिक किस शेयर करते हैं। फूसियू प्यार से शा जिक्यांग से बात करते हुए उसका रबर बैंड अपने हाथ में पहनता है और कहता है पहले तुम्हारा ये ब्रेसलेट और अब यह रबर बैंड, ये हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को एक ऑफिस के बाहर देखते हैं जहां उसे उसके कुछ पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं। तभी फूसियू का एक दोस्त जो कि लॉयर भी है वहां आ जाता है। जब फूसियू उसे देखने आता है तब वो शा जिक्यांग को देखकर हैरान रह जाता है। फूसियू का दोस्त जब बाइक पर बैठता है तो फूसियू कहता है तुम टैक्सी से चले जाना, मैं इस लड़की को ड्रॉप करके आता हूँ। फूसियू का दोस्त इस बात पर हैरान रह जाता है क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता था कि फूसियू और शा जिक्यांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शा जिक्यांग की दोस्त मिमी को तो यह पता है कि शा जिक्यांग किसी को डेट कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसे डेट कर रही है। इसी तरह फूसियू के दोस्त को भी यह पता है कि फूसियू किसी को डेट कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसे डेट कर रहा है। इस वजह से वहाँ ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन फूसियू अपने दोस्त को समझाता है कि वो टैक्सी से चले जाए और फिर शा जिक्यांग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। घर पर जाने के बाद फिर से उन दोनों के बीच बहुत ही इंटीमेट किस होता है। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है और फूसियू को लेने जाती है। उसे पता चलता है कि फूसियू पार्क में बहुत ज़्यादा नशे की हालत में बैठा हुआ है। इस बात को सुनकर शा जिक्यांग बहुत परेशान हो जाती है और फूसियू को लेने जाती है। वो फूसियू को उसके घर लेकर जाती है। घर पर शा जिक्यांग देखती है कि फूसियू अपने कपड़े उतारने शुरू कर रहा होता है। शा जिक्यांग जब अपने फ़ोन पर बिजी होती है तब फूसियू उसे अपनी तरफ खींचता है और किस करने लगता है। ये सब देखकर शा जिक्यांग बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं और उसे समझाती हैं कि फूसियू नशे में होने का नाटक कर रहा है। शा जिक्यांग जब पूछती हैं तुम नशे में होने का नाटक क्यों कर रहे हो, तो फूसियू बताता है
मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और एक और किस कर देता है। थोड़ी देर बाद फूसियू शावर लेने जाता है और शा जिक्यांग अपने फ़ोन पर मिमी से बात करने लगती हैं। फूसियू शावर के बाद आता है तो ज़ोर से शा जिक्यांग का नाम लेकर कहता है, मुझे टावल पास कर दो। शा जिक्यांग बहुत घबराती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिमी को पता चले कि वो फूसियू के घर पर हैं, इसीलिए वो फटाफट मिमी का फ़ोन कट कर देती हैं और टावल देने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद फूसियू के पास किसी का फ़ोन आता है जिसमें वो लड़का फूसियू से पूछता है कि उसका बर्थडे का क्या प्लान है। ये सुनकर शा जिक्यांग कहती हैं, क्या तुम्हारे बर्थडे पर कोई प्लान था? फूसियू बताता है, हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने वाला था। शा जिक्यांग इस पर उदास हो जाती है। तब फूसियू कहता है, लेकिन वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था। अब मेरा एक नया प्लान है, चलो तुम मेरे साथ चलो। फूसियू शा जिक्यांग को एक बहुत ही प्यारे क्लब में ले जाता है जहाँ कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। दोनों वहाँ बैठकर ड्रिंक्स करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फूसियू स्टेज पर जाकर शा जिक्यांग के लिए एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाता है। उसके बाद क्लब में एक कंपटीशन होता है जिसमें एंकर एक फ्लावर का बुके उड़ाता है और कहता है कि जो इसे पकड़ लेगा उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यह फ्लावर देने का और किस करने का मौका मिलेगा। जैसे ही एंकर बुके उड़ाता है, फूसियू उसे पकड़ लेता है और शा जिक्यांग को वो बुके देता है। इसके बाद वो सबके सामने शा जिक्यांग को किस कर लेता है जिससे एक बहुत ही रोमांटिक सीन बन जाता है। सब लोग फूसियू और शा जिक्यांग के लिए चीयर्स करते हैं और उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। अगले सीन में जब फूसियू और शा जिक्यांग घर के अंदर जाते हैं तब वहाँ फूसियू की सौतेली माँ और उसकी बहन पहले से बैठी होती हैं। फूसियू उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। फूसियू की सौतेली माँ भी फूसियू पर चिल्लाने लगती हैं और वहाँ पर सिचुएशन गर्म हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। फूसियू की सौतेली माँ कहती है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फूसियू उन्हें चिल्लाकर कहता है, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, बेहतर होगा कि आप मेरे घर से चली जाएं। इसके बाद फूसियू उदास हो जाता है और शा जिक्यांग उसे संभालने की कोशिश करती है। अगले सीन में शा जिक्यांग अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रही होती है। तभी बाहर कुछ फायरवर्क्स होते हैं और शा जिक्यांग उनका फ़ोटो लेकर फूसियू को भेजती है। कहती है, अगर तुम यहाँ होते तो हम साथ में फायरवर्क्स देखते। थोड़ी ही देर बाद फूसियू वहाँ आ जाता है। शा जिक्यांग फूसियू को देखकर घर से बाहर जाती है। दोनों घर के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। शा जिक्यांग के मम्मी पापा घर के अंदर से फूसियू और शा जिक्यांग को किस करते हुए देख लेते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। शा जिक्यांग के मम्मी पापा उसे बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन असल में वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और उन्हें शा जिक्यांग और फूसियू के रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए शा जिक्यांग को बहुत अच्छा लगता है और फूसियू भी उन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से बातें करता है। फूसियू शा जिक्यांग के मम्मी पापा से बहुत मीठी बातें करके उन्हें इम्प्रेस कर देता है। उसके बाद फूसियू और शा जिक्यांग साथ में वॉक पर जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद फूसियू के पास किसी का फ़ोन आता है और वो कॉल पर बात करके बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में फूसियू फ़ोन कॉल के बाद इतना उदास हो जाता है कि वो उसे देख रहे एक पेड़ ट्री पर पंच मारने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में काफ़ी खून आ जाता है। शा जिक्यांग यह देखकर घबरा जाती है और फूसियू को शांत करने की कोशिश करती है। दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। तब फूसियू अपनी ज़िंदगी के बारे में शा जिक्यांग को बताता है। फूसियू अपनी सौतेली माँ के बारे में बताते हुए कहता है, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो मरने वाली थी, तब मेरे पापा मेरी सौतेली माँ के साथ उनके घर पर थे। तब मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए कह दिया था। वो आगे बताता है, मेरी माँ की डेथ के बाद मेरी सौतेली माँ सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। मेरे पापा पिछले कुछ सालों से हॉस्पिटल में हैं और अब तक प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। फूसियू की बातें सुनकर शा जिक्यांग उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को शांत करने की कोशिश करते हैं और बैठकर एक दूसरे को हग करते हैं। थोड़ी देर बाद फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिससे उनका मूड थोड़ा ठीक होता है। फिर शा जिक्यांग के फ़ोन पर मिमी का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो पूछती है, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो? शा जिक्यांग उससे झूठ बोलकर कहती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर हैं, लेकिन मिमी को इस बात पर शक हो जाता है। मिमी कहती है, तुम मुझसे झूठ कह रही हो, तुम्हारे पास फूसियू है, हाँ ना? लेकिन शा जिक्यांग कोई जवाब नहीं देती।
जिस वजह से फूसियू उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और मिमी से कहता है, हाँ मैं ही हूँ, चलो अब हम बिज़ी हैं, बाद में बात करते हैं। फिर फूसियू मिमी का फ़ोन कट कर देता है। मिमी फिर शाजिक्यांग को मैसेज करती है और कहती है, जिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की न्यूज़ फूसियू के साथ हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर आ रही थी वो तुम ही हो मिमी। शाजिक्यांग से हर तरह के अलग अलग सवाल पूछती है, लेकिन शाजिक्यांग को नहीं पता कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद फूसियू और शाजिक्यांग बातें करते हैं और बातों ही बातों में वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मिमी से साथ मिलेंगे। नेक्स्ट डे फूसियू और शाजिक्यांग मिमी से मिलने जाते हैं, जहां वो मस्ती और मजाक करते हैं। फिर तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और अपने स्कूल की यादें ताज़ा करने लगते हैं। वो लोग एक लेटर बॉक्स के पास खड़े होते हैं, तभी लेटर वाले अंकल शाजिक्यांग को बताते हैं कि उसका एक पुराना लेटर है जो वहीं है। शाजिक्यांग धीरे से वो लेटर उठाकर अपने पॉकेट में रख लेती है। फूसियू जब पूछता है, क्या तुम्हें लेटर मिल गया, तो शाजिक्यांग झूठ बोलकर मना कर देती है। रात को जब शाजिक्यांग और मिमी अकेली होती हैं, मिमी शाजिक्यांग से लेटर के बारे में पूछती है। मिमी कहती है, मैंने देखा था तुमने एक लेटर अपने पॉकेट में छुपा लिया था, वो लेटर किसके लिए था? शाजिक्यांग बताती है, वो लेटर मैंने बहुत पहले फूसियू के लिए लिखा था, लेकिन मुझे कभी नहीं भेजा। तब मुझे उस पर क्रश था, लेकिन मैं उस बात को भूल चुकी थी। अगले दिन शाजिक्यांग अपने घर पर रेडी हो रही होती है और फूसियू से चैट कर रही होती है। फूसियू उसे मिलने के लिए बुलाता है और शाजिक्यांग हाँ कर देती है। अगले सीन में फूसियू को देखते हैं जो एक पार्क में खड़ा है और शाजिक्यांग का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं पर फैंग और उसकी दोस्त शाजिक्यांग को दूर से देख लेती हैं। फैंग की दोस्त कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं जा रही, तुम इतनी दूर क्यों हो? वो लोग शाजिक्यांग के बारे में कुछ देर बातें करती हैं और शाजिक्यांग का मजाक उड़ाने की सोचती हैं, लेकिन फंग को पता है कि फूसियू को शाजिक्यांग पसंद है, इसलिए वो अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहती है। जब शाजिक्यांग भागकर फूसियू के पास जाती है तो फूसियू भी उसे प्यार से बात करता है और हग करता है। अगले सीन में शाजिक्यांग फूसियू के घर पर देखी जाती है, जहां फूसियू की सौतेली बहन फूसियू से बात करने आती है। शाजिक्यांग कहती है, फूसियू यहाँ नहीं है, आप बाद में आना। लेकिन फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग का मजाक उड़ाने लगती है और उसकी बेइज्जती करती है। शाजिक्यांग को यह सब बुरा लगता है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो फूसियू की सौतेली बहन उसे रोककर कहती है, तुम फूसियू के पैसों के लिए उसके साथ हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। शाजिक्यांग को यह सुनकर बुरा लगता है। फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुमको लगता है कि फूसियू तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा तो तुम गलत हो, वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। ये सब सुनकर शाजिक्यांग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। फूसियू की सौतेली बहन उसके ऊपर एनवलप फेंककर कहती है, तुम्हें यह देखकर सच पता चलेगा। जब शाजिक्यांग एनवलप खोलती है तो वो बहुत टेंस हो जाती है और फूसियू को कॉल करने लगती है। शाजिक्यांग फूसियू से कहती है, क्या तुम घर आओगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फूसियू कहता है कि वो नहीं आएगा। इस पर फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग को भड़काते हुए कहती हैं, आज तुम कुछ भी कर लो, फूसियू तुमसे मिलने नहीं आएगा। शाजिक्यांग बहुत उदास हो जाती है और फूसियू को बुलाने की कोशिश करती है, पर फूसियू कहता है, आज मेरे घर आना पॉसिबल नहीं है, कल आऊँगा। यह सुनकर शाजिक्यांग और भी उदास हो जाती हैं। उसे लगता है कि फूसियू की बहन जो कह रही थी वो सच हो सकता है कि फूसियू उसे सच में नहीं चाहता। अगले सीन में शाजिक्यांग सोचती हैं कि क्या सच में फूसियू किसी और से एंगेजमेंट कर रहा होगा, क्योंकि फूसियू की सौतेली बहन ने जो एनवलप दिया था उसमें यही लिखा हुआ था। जब शाजिक्यांग देखती हैं तो फूसियू को एक लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए देख लेती हैं। इस वजह से शाजिक्यांग का मूड बहुत गिर जाता है और वो वहाँ से अपनी दोस्त मिमी के पास चली जाती है। मिमी शाजिक्यांग का मूड ठीक करने के लिए उसे बार में ले जाती है। वहाँ पर दोनों कुछ देर बार में ड्रिंक करती हैं और बहुत मजाक करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाजिक्यांग कार में फूसियू के साथ बैठी होती है, जहाँ फूसियू बार बार पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? लेकिन शाजिक्यांग उस पर गुस्सा होती है। जब फूसियू बार बार पूछता है तो शाजिक्यांग कहती है, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो तुम मुझे ब्रेकअप कर सकते हो। तुमने मुझे थर्ड पर्सन क्यों बनाया? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब शाजिक्यांग कार से निकलने वाली होती है तो फूसियू उसे रोक लेता है। शाजिक्यांग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फूसियू उससे पूछता है,
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? शा जिक्यांग कहती है, क्या तुमने एंगेजमेंट की है? क्या यह झूठ है? फू सियू पूछता है, तुम्हें यह किसने कहा? शा जिक्यांग कहती है, मुझे यह सब तुम्हारी सौतेली बहन ने बताया। फू सियू शा जिक्यांग को समझाने की कोशिश करता है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कल किसी की एंगेजमेंट पार्टी में गया था, लेकिन मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई। मैंने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ वहाँ ड्रिंक कर रहा था। फू सियू बार बार शा जिक्यांग को समझाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद शा जिक्यांग का मूड ठीक होता है और वो रोना बंद कर देती है। फू सियू कार में शा जिक्यांग से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, अब तुम सोचना बंद करो। उसके बाद दोनों एक करियर क्लब में मिमी से मिलने जाते हैं, जहाँ तीनों ड्रिंक्स करते हैं और बहुत मजाक करते हैं। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को देखते हैं, जो एक ब्लैक कलर की कार में जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर के अंदर जाती है, जहाँ वो एक आदमी से मिलती है। वो आदमी फू सियू के पापा होते हैं। फू सियू के पापा शा जिक्यांग से बातें करते हुए उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, तुम्हें फू सियू को तो छोड़ना होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम बहुत गरीब हो और मैं इतनी गरीब लड़की को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकता। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो जाती है। फू सियू के पापा शा जिक्यांग को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी फू सियू वहाँ आकर शा जिक्यांग को बचा लेता है। फू सियू की सौतेली बहन फू सियू के पापा और फू सियू से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फू सियू उसे चिल्ला देता है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद फू सियू की बहन वहाँ से रोते हुए गुस्से में चली जाती है। फू सियू और फू सियू के पापा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद फू सियू शा जिक्यांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फू सियू और शा जिक्यांग को देखते हैं, जो नदी रिवर के किनारे वॉक कर रहे होते हैं। जब फू सियू अचानक से घुटनों के बल बैठता है और वो शा जिक्यांग को प्रपोज कर देता है। शा जिक्यांग भी इस प्रपोजल को हाँ कर देती हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को हग करते हैं। यह कहानी यहीं पर एक प्यारे से मोड़ पर ख़त्म होती है, जहां दोनों अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक बहुत रोमांटिक किस के साथ अपनी लाइफ को साथ में आगे जीने का डिसाइड करते हैं, और हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।